जय हिंद। और आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है, ये जो नए कैंडिडेट हैं या जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी अभी यूपीएससी की तैयारी में आए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में यूपीएससी के बारे में पूरा का पूरा बेसिक से लगा के एडवांस तक पूरी एक सीरीज चला रहा हूं मैं, ताकि आपको तैयारी में बिल्कुल भी लैग महसूस ना हो। उसके लिए ये पूरी की पूरी जितने भी लेक्चर बनेंगे, जितना भी समय लगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और बिल्कुल मैं पूरा आपको सहयोग करूंगा, शुरुआत से लगाकर लास्ट तक। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, यूपीएससी की तैयारी जो है वो सबसे फर्स्ट में कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है जिसके पास बैचलर डिग्री हो। ठीक है, जिसके पास बैचलर डिग्री हो वो तैयारी कर सकता है। तो आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं कब? जैसे आपने ट्वेल्थ पास किया और आपका 3 या 4 साल का अगर ग्रेजुएशन है, तो आप लास्ट ईयर में, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, तो पर चाहिए होगी उसमें बैचलर डिग्री। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपके पास डिग्री चाहिए होगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि यूपीएससी जो है वो, यूं मान के चलो आप कि एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यूपीएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। और ये संस्था बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसमें से एक एग्जाम है सीएसटी। ठीक है, देखो कितनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जैसे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, तो ये जियो साइंटिस्ट के लिए भी यूपीएससी एग्जाम करवाता है। इंजीनियरिंग सर्विस जो होती है सेंट्रल के लिए, जो सेंट्रल की इंजीनियरिंग सर्विस होती है, यूनियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसके लिए भी ये यूपीएससी एग्जाम करवाता है। सीबीआई में जो डीएसपी वगैरह की जो ये पोस्ट है, या सीआईएसएफ में जो ऑफिसर लेवल की जितने भी पोस्ट है, उनके लिए, सबके लिए, जैसे एनडीए में एनडीए की एग्जाम यही करवाता है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की सीडीएस की तैयारी यही करवाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब सिविल सेवा के लिए, या फिर आम भाषा में कहें तो आईएएस आईपीएस या कलेक्टर के लिए, एसपी के लिए, जो भी बड़े पद होते हैं। यही नहीं, बहुत सारे इसमें पोस्ट होती है। ठीक है, सिविल सर्विस के अंदर वो सारी पोस्ट के लिए यूपीएससी एग्जाम लेता है। उस एग्जाम को हम बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक, यहां तक तो आपको समझ आया। अब यहां से देखो, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, यह संस्था क्या करवाती है? बहुत सारी एग्जाम करवाती है। ठीक है, कई सारी एग्जाम करवाती है। उन कई सारी एग्जाम में एक है यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम। सिविल सर्विस का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम है। ठीक, अब सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो, यूं समझो कि वही एग्जाम जो है आपको आईएएस आईपीएस बनाता है। ठीक है, वही एग्जाम क्या बनाता है आपको? आईएएस आईपीएस बनाता है। और भी कई सारी पोस्ट है, पर ये हाईलाइटेड पोस्ट जो है वो ये 3 4 पोस्ट है। आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईएफओएस है, या आईआरएस है। जो हाईलाइटेड पोस्ट है वो ये है। बाकी जो हम और भी पोस्ट है वो देखेंगे हम कि और कितनी सारी पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये है आपकी आईएएस।
आईएएस की पोस्ट, ठीक है। ये आईएफएस है, ये पुलिस सर्विस है। आईपीएस है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस है, ये इंडियन पुलिस सर्विस है। जैसे कि ये अकाउंट और फाइनेंस सर्विस है, ग्रुप ए के लिए पोस्ट है, ठीक है। ये ऑडिट और अकाउंट सर्विस है ग्रुप ए के लिए। तो ऐसी कई सारी पोस्ट है, ठीक है। तो ये 24 प्रकार की पोस्ट के ऊपर आपकी एग्जाम लेता है, ठीक है, यूपीएससी। और इसमें रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि इसको कौन सी पोस्ट यहाँ पे अलॉट होगी, ठीक। इतना आपको समझ में आया। देखो, सबसे पहले अब यूपीएससी की एग्जाम जो है वो कितने फेज में होती है, तो इस चीज को हम देखेंगे कि कितने फेज में होती है। तो मैं क्या क्या चीजें बताऊं आपको, ये पहले देख लेते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसकी तैयारी होगी, ठीक। उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस में पूरा डिस्कस करूंगा। प्रीलिम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट क्या रहेगी आपकी, वो बुक लिस्ट आपको यहाँ पे पूरी की पूरी बुक लिस्ट में डिस्कस करूंगा। और उस बुक लिस्ट को पढ़ना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आपकी यूपीएससी के मेंस का सिलेबस जो है मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पूरा का पूरा इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। मेंस के लिए क्या बुक लिस्ट रहेगी, आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या आप में क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट कितना होना चाहिए आंसर राइटिंग में, आप कैसे इतना सारा कंटेंट को एक 150 शब्दों में या 250 शब्दों में आप आंसर राइटिंग के अंदर ला सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से ये चीज सारी मैं डिस्कस करूंगा, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। पर मुझे जो याद आई वो मैंने लिस्ट में यहाँ पे अभी उतार दी है। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम, और इस सिविल सर्विस में 3 स्टेजेस होते हैं या 3 लेवल होते हैं। एक होता है आपका प्री, जिसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और 2 पेपर होते हैं, तो एक का नाम है आपका जीएस का, एक का नाम है आपका सी सेट का, ठीक है। जीएस का पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है, और 100 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, ठीक। माइनस मार्किंग दोनों में होती है, ठीक। तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। कौन से? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन होगा आपका, और ये 4 ऑप्शन होंगे आंसर के, और इसमें से एक आंसर आपको ढूंढ के ओएमआर शीट रहेगी, ओएमआर शीट में आपको फिल करना है। सी सेट का भी पेपर इसी प्रकार होगा। अब सी सेट में जो मैं बिल्कुल सिलेबस इसका पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा, जीएस का सिलेबस और सी सेट का सिलेबस। अभी ये समझने की कोशिश करो कि प्री में कितने पेपर होते हैं, और अब ये पेपर रैंक डिसाइड करता है आपकी कि आप जीए प्री क्वालिफाई हो नहीं हो। और ये पेपर क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग का मतलब कि 33% लाने होते हैं। अब इसमें भी 200 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें भी 200 मार्क्स का ही पेपर होता है, और इसमें आते हैं 80 क्वेश्चन, और 80 में से आपको लाने होते हैं 66 नंबर, सॉरी 200 में से 66 लाने होते हैं, ठीक, 200 में से। और 80 क्वेश्चन में 27 करोगे तो 66 आपके आ जाएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन अगर हैं तो आप मान के चलो कि 2.5 नंबर, मतलब ये कि 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और आपको यहां पे 27 क्वेश्चन करोगे तो 27 इंटू 2.5, यही 66 या 67 के अकॉर्डिंग यहां हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं, अब यहां में थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया। तो ये प्री में 2 पेपर होते हैं। अब मेंस के अंदर चलते हैं। तो मेंस में अगर आप प्री क्वालिफाई हैं
या प्री आपने पास कर लिया, जैसे कि ये प्री पास कर लिया हमने, तो हम अब 3 महीने का गैप रहेगा, अप्रोक्स 3 महीने का गैप रहता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, पर 3 मंथ का गैप रहता है। और इस गैप में आपको मेंस देनी होती है। मेंस में होते हैं आपके 9 पेपर। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर। तो अब देखो 9 पेपर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब देखो पहला पेपर जो है आपका, वो एक ये लैंग्वेज का होता है। कौन से होता है? लैंग्वेज का, भाषा का पेपर होता है। आप कोई सी भाषा चूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले प्रेफरेंस अगर हिंदी बेल्ट से हैं तो हिंदी चूज करते हैं, अगर आप गुजराती हैं तो गुजराती चूज करेंगे, आप मराठी हैं तो मराठी। तो ये भाषा का पेपर, जो आपको 18 शेड्यूल में जो भाषा दे रखी ना, वो भाषा का पेपर यहाँ पे होगा। अब देखो उसके बाद 8 शेड्यूल में, ठीक है, सॉरी 8 शेड्यूल में जो भाषाएं दे रखी है आपको, 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा आप चूज कर सकते हो 8 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पेपर जो होगा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। और ये दोनों पेपर जो है वो 300 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। और ये पेपर दोनों क्वालिफाई होंगे। अगर यहाँ पे 300 में से आपने 75 नंबर इसमें और 75 इसमें अगर लेके आए हो, तो ही ये नीचे वाले पेपर चेक होते हैं, नहीं तो ये चेक नहीं होते हैं, ठीक। तो ये पेपर क्वालिफाइंग होंगे, 2 पेपर। अब शुरू होगा मेन यहाँ से गेम। सबसे पहले होगा ऐसे, मतलब निबंध का पेपर। निबंध का पेपर होगा, निबंध का पेपर होगा, ठीक। उसके बाद आपका GS 1 होगा, ठीक है। GS 2, GS 3 और GS 4, ये 4 पेपर आपके जीएस के होंगे। उसके बाद आएगा आपका ऑप्शनल, ठीक है। आप कोई सा भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, जो उसमें दे रखे हैं ऑप्शनल यूपीएससी के लिए। उन ऑप्शनल में से कोई सा भी ऑप्शन, जैसे मैथ से ले लिया आपने, हिंदी लिटरेचर ले लिया आपने, केमिस्ट्री ले लिया आपने, और भी कई सारे ऑप्शनल हैं जो आप आपके अकॉर्डिंग कि आपकी एक्सपर्टीज किसमें है और आप किसको इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, वो ऑप्शनल आप चूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। तो ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए, ठीक है, 1 और 2, ये 2 पेपर ऑप्शनल के। अब देखो यहां से ये पेपर 250 नंबर का होगा, ये पेपर भी 250 नंबर का होगा, 250 का, ये पेपर भी 250 का होगा, ये पेपर भी 250 का होगा, तो ये पेपर भी 250 का होगा। अब देखो ये चारों मिला के आपके 1000, मतलब 1000 नंबर के हो गए। और ये दोनों मिला के आपके 250 ये और 250 ये, तो 250 250, ये दोनों मिला के आपके 500 नंबर के हो गए। ये दोनों मिला के 500 नंबर के हो गए, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देता हूं ताकि आपको इधर भी थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक। अब देखो आपका 4 पेपर जीएस के, मैंने पेन दूसरा ले लेता हूं और थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। देखो जीएस के 4 पेपर हैं और चारों पेपर मिला के कितने नंबर के हो गए? चारों पेपर मिला के कितने नंबर के हो गए आपके? 1000 नंबर के हो गए, ठीक। उसके बाद आपके 2 ऑप्शनल के पेपर है, तो ये जीएस के पेपर हो गए। और 2 ऑप्शनल के पेपर है, तो ऑप्शनल के पेपर जो है वो आपके 2 ऑप्शनल के पेपर आपके 250 500 नंबर के हो गए। और एक है आपका 250 नंबर का ऐसे का पेपर। इसका मतलब है आपका टोटल मार्क्स जो है
वो 1750 है। और 275 नंबर, 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, जो आपका थर्ड फेज है। देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे, एक जीएस का, ठीक है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, मतलब दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद सी सेट का पेपर होगा, ठीक है, और सी सेट का पेपर जो होगा वो भी 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद मेंस होगा, और मेंस में आपके 9 पेपर रहेंगे। कितने पेपर रहेंगे? 9 पेपर रहेंगे। दो क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, और 7 पेपर जो है आपके पूरे के पूरे रैंक डिसाइड करेंगे। आपकी आपकी रैंक कौन डिसाइड करेंगे? ये 7 पेपर कौन कौन से? एक ऐसे, ठीक है, एक है आपका ऐसे का पेपर। तो मैं इनको साफ करके उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपका प्री दो पेपर है, जीएस और सी सेट। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। सी सेट में आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, और ये भी 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। पर इसमें आपको 80 क्वेश्चन में से केवल 27 क्वेश्चन करने होंगे, ताकि आपके 66 नंबर मार्क्स इसमें से आ जाए, तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। ये पेपर क्वालिफाई होगा तभी आपका प्री निकलेगा। यहाँ कितने भी नंबर आ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके जीएस में कितने भी नंबर आ जाए, कोई मतलब नहीं है उससे। आप जहां तक सी सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, सी सेट क्वालिफाई हो गया और आपके जीएस में भी अच्छे नंबर है, जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, तो आपका आ सकता है। और आप ये वेरी करता है कि अभी तक कट ऑफ जो गया है वो 80 नंबर से 115 नंबर तक, इनके बीच में गया है, इससे ज्यादा नंबर नहीं आए हैं। तो ये वेरी करता है, ठीक है, कि आपके कितने नंबर है, उसके हिसाब से आप कट ऑफ में हैं या नहीं है। अब देखो, यहाँ पे प्री हो गया, मेंस। अब मेंस जो है, और एक होता है इंटरव्यू। ये 3 फेज में आपकी एग्जाम होती है। कितने फेज में होती है आपकी एग्जाम? 3 फेज में होती है, ठीक। इसके मार्क्स जो है, मैंने आपके 1000 नंबर जीएस के हो गए, आपके 500 नंबर ऑप्शनल के हो गए, और आपके 250 नंबर ऐसे के हो गए, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो 1750 नंबर का हो गया। पूरा जो 4 पेपर होते हैं, क्योंकि 2 पेपर तो आपके, एक लैंग्वेज का होगा, भाषा, लैंग्वेज, भाषा, और प्लस एक इंग्लिश का होगा। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो आपके 1750 जो है वो रैंक डिसाइड करेंगे, तो रैंक डिसाइड करने वाले 1750 है। और आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो कितने रहेंगे? 275 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2025 के टोटल पेपर रहते हैं, ठीक है, मेंस के अंदर। अब मेंस का मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा आपसे, सारी चीजें मेंस की डिस्कस होगी, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से, जीएस 1 का सिलेबस, जीएस 2 का सिलेबस, जीएस 3 का सिलेबस, जीएस 4 का सिलेबस, और आपके क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, ऑप्शनल में किस ऑप्शनल में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो चीजें सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, प्री का हम सिलेबस देखते हैं अभी। ये देखो, प्री का सिलेबस, ठीक है। प्री का सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ, हाँ, ये करंट इवेंट है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो होती है। तो ये करंट इवेंट और इंटरनेशनल, इसका क्या मीनिंग हुआ? करंट अफेयर। पर करंट अफेयर जो है वो तो वेरी करता है हर एक सब्जेक्ट का करंट अफेयर। तो हर एक सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट तो आपका कंप्लीट हो गया कि हर एक सब्जेक्ट के साथ आप अलग अलग करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड
इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री है। ठीक है, ठीक, तो ये हिंदी में भी देख लेते हैं अपन कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है। ये भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये इसमें मॉडर्न जो आधुनिक भारत की जो एनसीईआरटी आती है 11th की, उससे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ठीक है, राजीव अहिर सर की, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो जो भारत का जो आधुनिक इतिहास है। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसमें 6 से लगा के 12th तक की एनसीईआरटी आप इसमें पढ़ सकते हो। ये भारतीय राजतंत्र है। ठीक है, जो आपका भारतीय राजतंत्र मतलब कि इंडियन पॉलिटी कौन सा है, इंडियन पॉलिटी, ये है इंडियन पॉलिटी, ये यहाँ पे रह गया। ठीक है, और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट राइट्स इशू, जो आपका क्या क्या राइट्स है आपके, वो सारे इशू यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्मीकांत की बुक से आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। वो हम पूरा प्री का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक लिस्ट है, वो पूरी बुक लिस्ट का अलग से मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। इसके जस्ट बाद ही सेकंड जो आएगा वो प्री का हम एक सिलेबस डिस्कस करेंगे, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद वो हम उसकी पूरी की पूरी बुक लिस्ट बताऊंगा मैं कि इन बुक्स से आप पढ़ के, ठीक है, आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो सबसे पहले बुक्स पढ़नी है, ठीक, उसके बाद बुक्स का आप रिवाइज करोगे, बुक्स को रिवाइज करने के बाद टेस्ट लगाओगे, और टेस्ट लगाने के बाद आप फुल टेस्ट दोगे, और उसमें आपके मार्क्स जो है उसको सही से एनालिसिस करोगे, एनालिसिस टेस्ट को बार बार रिवाइज करोगे, तो उसी टाइप से आपका एग्जाम जो है बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, आराम से आपका प्री निकल सकता है। पर आपको एक स्ट्रेटेजी और एक स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। देखो ये हिंदी में बता देता हूं मैं कि ये है आपका जीएस का पेपर, ये कई का पेपर है जीएस का, और ये पेपर है आपका सी सेट का, ये पेपर है आपका सी सेट का। ये पेपर जो दे रखा ना मैंने, ये वाला, ये सी सेट का पेपर है, और ये पेपर है आपका जीएस का। ठीक, तो देखो ये है आपका मोटा मोटा, यहाँ पे मोटा मोटा ही दे रखा है, यहाँ छोटा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिटेल में कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज मोटी ही दे रखी है। तो आपका ये है करंट अफेयर, ठीक है, तो ये है हिस्ट्री पूरा आपका। तो इसमें मिडाइवल भी पूछ लेगा वो, इसमें एंशियंट भी पूछ लेगा, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास इसमें पूछ लेगा वो। उसके बाद है भूगोल, तो वो यहाँ पे आपका विश्व का भूगोल, भारत का, विश्व का प्राकृतिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है, और भौतिक भूगोल भी सारी चीजें यहाँ पूछ लेगा, तो एनसीईआरटी से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। यह है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, जो राजनीतिक प्रणालियां हैं, पंचायती राज है, लोक नीति है, अधिकारों संबंधित मुद्दे हैं, जो आपके अधिकार हैं, उन अधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो सब यहाँ पे पूछेगा। उसके बाद ये आर्थिक और सामाजिक विकास, इसका क्या मतलब हुआ, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से। ठीक है, ये इकोनॉमी, आर्थिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास जिसमें आता है भैया सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिंदी मतलब ये सतत विकास। ठीक है, ये पॉवर्टी है, गरीबी, ठीक है, ठीक, ये समावेशन जनसांख्यिकी सामाजिक क्षेत्र में ये जो पहले हैं, ठीक, और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, ये है आपके पर्यावरण का पेपर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैव विविधता वाला पेपर जो है ना, वो भूगोल से रिलेटेड है। ये सारा जियोग्राफी से रिलेटेड, ये जियोग्राफी का यहाँ पेपर है, सॉरी जियोग्राफी का यहाँ टॉपिक है, और जियोग्राफी से रिलेटेड पूरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैव विविधता, इसमें सारी चीज आपकी आ गई है। उसके बाद आता है आपका जनरल साइंस, और जनरल साइंस में अधिकतर जो चीजें पूछी जाती है
वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, बायोटेक से, और आपकी टेक्नोलॉजी से, जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजी है आपकी, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, उससे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीसेट का है, तो सीसेट में बहुत गम्य था। बहुत गम्य था मतलब कि एप्टीट्यूड, आपका जो मैथमेटिक्स में कितना आपका माइंड जो है वो परिपक्व है, वो सारी चीजें। तो ये क्या मैथ्स आती है, जो कंपटीशन की मैथ्स होती है ना, वो देखो यहाँ बड़ा बड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि एक आपका मैथ्स आएगा, जो एप्टीट्यूड वाला मैथ्स होता है। ठीक, एक रीजनिंग आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगा आपका, और एक आएगा कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन जो है, जो इंग्लिश के पैसेज आते हैं ना, अनसीन पैसेज, उस अनसीन पैसेज जैसे उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं इसमें। तो हिंदी में आपको हिंदी में पढ़ के, और नीचे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उसके आंसर आपको देना है। ठीक, और इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में देना है। ठीक, तो ये सारी चीजें, जो सामान्य मानसिक योग्यता है, निर्णय लेने की आपकी समस्या समाधान की शक्ति, तार्किक कौशलता, ये सारी चीजें हैं, सारी चीज पूछी जाती है इसमें। और ये सारी चीज जो है मोटा मोटी मैंने बता दी कि मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका अनसीन पैसेज वाला कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। और ये 80 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 80 में से आपको सही करने होंगे 27। जैसे आपने अगर, और इन दोनों में माइनस मार्किंग भी है, तो इसमें 30% की माइनस मार्किंग होती है, सॉरी 33% की माइनस मार्किंग होती है, मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, और यहाँ भी 1/3 की होती है। तो यहाँ अगर आपका क्वेश्चन एक 2.5 नंबर का है, तो आपकी 0.83 की माइनस मार्किंग होगी, 0.83 की माइनस मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा प्री का डिस्कस किया है। अब प्री का में जो अगला मेरा जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम प्री के लिए पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, और पूरे सिलेबस में बुक डिस्कस करेंगे, फोटो सहित में बुक डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।